ओके। तो आज हम देखेंगे बॉयंसी एंड फ्लोटेशन के बारे में। ठीक है, क्या होता है ये और इसमें क्या क्या चीज़ हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो बॉयंसी एक टाइप का फ्लूइड से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमने पहले भी स्कूल लेवल पे हम पढ़ चुके हैं, है ना। स्कूल लेवल पे भी इसको पढ़ाया जाता है, जनरली फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बॉयंसी क्या है? अगर देखिए कि whenever a body is immersed wholly or partially in a liquid, ठीक है, जब किसी भी बॉडी को, किसी भी टाइप के सब्सटेंस को या ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं, लिक्विड में या फ्लूइड में डुबाया जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से या उसको पार्शियली तरीके से, ठीक है, पार्शियली या होली, जब उसको डुबाया जाता है, सो इट इज सब्जेक्टेड टू an upward force which tends to lift or buoy it up। ठीक है, BUOY। तो वहां पर क्या होता है कि जब भी किसी बॉडी को फ्लूइड में या लिक्विड में डुबाया जाता है, चाहे वो आधा चाहे पूरी तरीके से, तो वहां पर एक अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, किसी भी आप ऑब्जेक्ट को डुबाएंगे पानी में, तो ऊपर की तरफ हमको, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ, है ना, एक फोर्स लगता है। ठीक है, जो उसको लिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको लिफ्ट कराता है, मतलब ऊपर की तरफ ढकेलता है, ऐसा बोल सकते हैं। हम डुबा रहे हैं उसको नीचे की तरफ, और फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। ठीक है, सो दिस टेंडेंसी फॉर एन इमर्स्ड बॉडी टू बी लिफ्टेड अप इन द फ्लूइड। तो अब यहाँ पर जो बॉडी जिसपे फोर्स लगा रहे हैं, जिसको डुबाया जा रहा है, वहां पर एक लिफ्टिंग फोर्स लग रहा है। तो ड्यू टू एन अपवर्ड फोर्स अपोजिट टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज बॉयंसी। ठीक है, देखिए, ग्रेविटी हमेशा एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, बट हमको जो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना, ये बॉडी हो गया, समझ लीजिए, है ना, ये बॉडी, हमने उसको नीचे की तरफ डुबाया, लेकिन यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, या ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, स्ट्रेट डाउनवर्ड। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना, उस बॉडी को हम नीचे की तरफ डुबा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ड्यू टू दिस अपवर्ड फोर्स अपोजिट टू द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी इज नोन एज बॉयंसी। तो इसी एक्शन को क्या बोला जाता है? बॉयंसी बोला जाता है। समझ में आ रहा है? इसी एक्शन को बॉयंसी बोला जाएगा। और द फोर्स टेंडिंग टू लिफ्ट अप द बॉडी अंडर सच कंडीशन, और जो फोर्स उस बॉडी को लिफ्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स, उस फोर्स को हम बोलेंगे बॉयंट फोर्स और फोर्स ऑफ बॉयंसी। ठीक है, या अपथर्स्ट। ठीक है, ये तीन तरीके से इसको हम लोग देखते हैं, तीन इसके नाम बोल सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को फ्लूइड या लिक्विड में, हम फ्लूइड की बात करेंगे, ठीक है, फ्लूइड के अंदर में लिक्विड भी आ जाता है। तो किसी फ्लूइड में जब किसी बॉडी को डुबाया जाता है, ठीक है, डुबा रहे हैं उसको पूरी तरीके से या पार्शियली डुबा रहे हैं, आधा डुबा रहे हैं, तब उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा, ठीक है, बॉडी को नीचे डुबाया हमने, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा, और ये जो फोर्स है, दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लिफ्ट द बॉडी। ठीक है, ये जो फोर्स है वो उस बॉडी को ऊपर की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है। हम नीचे की तरफ डुबा रहे हैं, जो कि वो फोर्स होता है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है। ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है, वो उसके अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो जो फोर्स इसको ऊपर उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स बोलते हैं। बॉयंट फोर्स या तो फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है, या अपथर्स्ट। ठीक है, और इसी कंडीशन को बोलते हैं हम बॉयंसी। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बॉयंसी। ठीक है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ बॉयंसी। ओके,
सो द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स कैन बी डिटरमाइंड। अब देखिए कितना मैग्नीट्यूड इसमें लगेगा, कितना फोर्स जनरेट करेगा उसको लिफ्ट करने के लिए, इसकी इसको कैसे मेजर करेंगे, तो आर्किमिडीज ने इसको मेजर करने के लिए प्रिंसिपल दिया। ठीक है, इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलते हैं या प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज बोलते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत फेमस है ये। तो आर्किमिडीज ने एक ऐसा प्रिंसिपल दिया जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि किसी बॉडी को जब हम डुबाते हैं तो उस पर जो लिफ्ट फोर्स लगता है, जिसको हम बॉयंसी फोर्स बोलते हैं, वो कितना होगा, वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इनका जो प्रिंसिपल है वो उसको एज इट इज एक बार देख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड आइदर होली और पार्शियली, जब किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में पूरी तरीके से या आधा डुबाया जाता है, इट इज बॉयड और लिफ्टेड अप। ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है बाय अ फोर्स। ठीक है, किसी फोर्स के द्वारा, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो किसके बराबर होगा, तो इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। वो बॉडी जितना अमाउंट में फ्लूइड हटाएगा, जितने क्वांटिटी में फ्लूइड हटाएगा, है ना, मान लो यहाँ पर जितना फ्लूइड वो हटाया, तो उसी के वेट के बराबर ये फोर्स लगता है। ठीक है, ऐसा बोला है आर्किमिडीज ने। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा इसके बॉयंसी फोर्स को मेजर किया जाता है, जो उस बॉडी के द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है। ठीक है, तो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है, ऑन द बॉडी इज नोन एज सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट में यहाँ पर इसको फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग बॉयंसी फोर्स बोल रहे हैं। लेकिन किस पॉइंट पे, बॉडी के किसी पॉइंट पे बॉइंट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बॉयंसी बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले जैसे हमने टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बस उसी तरीके से समझ लेते हैं कि बॉयंसी तो क्या है, कंडीशन है, और बॉइंट फोर्स है ना, बॉयंसी के कारण लगने वाला एक फोर्स है। लेकिन वो फोर्स कहाँ पर एक्ट होगा, तो जिस पॉइंट पे बॉइंट फोर्स एक्ट करेगा उस बॉडी पे, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो इट इज ऑलवेज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज ऑलवेज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता हुआ एक लाइन जाएगा, ठीक है, वहीं पर हमको सेंटर ऑफ बॉयंसी मिलता है। ठीक, एक क्वेश्चन में हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कि किस तरीके से इसको जज करते हैं। तो वुडन ब्लॉक ऑफ विड्थ 1.25 मीटर इज गिवन, डेप्थ हमको दिया है 0.75 एंड लेंथ है 3 मीटर, इन इज फ्लोटिंग इन द वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ द वुड इज 6.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये बोल सकते हैं पार्शली इमर्स्ड है, फुली इमर्स्ड है, ये वाटर सरफेस हो गया। ठीक है, ये वुडन ब्लॉक यहाँ तक इसमें डूबा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर इसका 3 डायमेंशंस दिए हुए हैं, तो वहां से हमने वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक निकाल लिया। ठीक है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वुड दिया हुआ है, वेट ऑफ द वुड निकाल लेंगे। ठीक, तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, तो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड कैसे निकालेंगे, वो इक्वल होगा वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक के, है ना, इसका जितना वेट होगा उतना ही अमाउंट में वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो 18 किलो न्यूटन यहां से आ जाएगा। तो वेट ऑफ द ब्लॉक निकाल लिया हमने। ठीक है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक वेट हमको दिया हुआ है, स्पेसिफिक वेट को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट निकलेगा। ठीक है, 18 किलो न्यूटन आ गया, और 18 किलो न्यूटन ही अमाउंट ऑफ वाटर या वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कहलाएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब ये तो हो गया वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, लेकिन वेट नहीं चाहिए हमको, वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो जितना वेट है उसको डिवाइड कर दोगे किससे, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वेट डेंसिटी होता है 9.81,
तो यहाँ से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ वो निकल आएगा, तो 1.835 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमको सेकंड निकालना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोग देखें, एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये यहाँ पर एक्ट करेगा उसके मिड पॉइंट पे। सेंटर ऑफ बॉयंसी का हमको पोजीशन निकालना है जिस पॉइंट पे बॉइंट फोर्स एक्ट करता है। देखो, सेंटर ऑफ बॉयंसी वो पॉइंट है जिस पर बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पर उस पूरे ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट करता है। ठीक है, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी के थ्रू जो बॉइंट फोर्स रहेगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ओके, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये रिलेशन तो समझ में आ गया कि जितना वॉल्यूम होगा वुडन ब्लॉक का, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का जो पानी में डूबा है या पार्शियली डूबा है या आधा डूबा है या पूरा डूबा है, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को हटाएगा वो। तो वुडन ब्लॉक का अगर हम लोग वुडन वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक देखें, ठीक है, तो 1.25 इंटू एच इंटू 3। ठीक है, ये एच क्या चीज को शो कर रहा है कि वाटर सरफेस से कितना डूबा हुआ है उसको हम लेंगे, जितना पार्ट निकला हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है, वाटर सरफेस के नीचे, ठीक है, वुडन ब्लॉक का कितना पोर्शन डूबा हुआ है उसको हमने एच से डिनोट किया है। ठीक है, और 1.25 इसका विड्थ है। ठीक, तो 1.25 इंटू एच इंटू 3। ठीक है, 3 क्या चीज है यहाँ पर, तो 3 इसका लेंथ है। ठीक है, तो ये इसका एक वॉल्यूम हो गया, ठीक है, इसका टोटल वॉल्यूम इतना हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड अभी हमने निकाला 1.835, इसको इक्वल कर लेंगे तो यहां से हमको निकल के आएगा एच की वैल्यू। ठीक है, एच की वैल्यू यहां से निकल आएगा, तो एच यहाँ पर क्या चीज है, डेप्थ ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर। तो वुडन ब्लॉक जो वाटर में कितने डेप्थ तक डूबा हुआ है ये हम निकाल लिए यहाँ से 0.489। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ बॉयंसी जो रहता है, जितना पोर्शन किसी ऑब्जेक्ट का डूबा हुआ है उसका आधा, उसका मिड पॉइंट सेंटर ऑफ बॉयंसी कहलाता है ना। एक हम यहां से भी इसका एक ये इसका पोजीशन देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ बॉयंसी निकालने के लिए, देखो अगर ये पूरा डूबा रहता ब्लॉक इस वाटर सरफेस के बराबर होता, तो इस वुडन ब्लॉक का जो हाइट है 0.75 दिया है उसका आधा करते तो बी का पोजीशन निकल आता, सेंटर ऑफ बॉयंसी का पोजीशन निकल आता। लेकिन ये पूरा नहीं डूबा है, वुडन ब्लॉक का यहां तक का पोर्शन ये डूबा हुआ है, तो हमको एच निकालना पड़ेगा। तो एच का हाफ कर देंगे तो पॉइंट बी का लोकेशन आ जाएगा, है ना। ये पॉइंट बी का लोकेशन एच का हाफ है, और जो जी का लोकेशन है ना, जी का लोकेशन ये वुडन ब्लॉक का हाफ है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ये बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेंटर ऑफ बॉयंसी का पोजीशन निकाल पाते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। ठीक है, अगर कोई बॉडी फ्लोट हो रहा है किसी लिक्विड में, ठीक है, किसी फ्लूइड में, तो वहां पर किस टाइप का इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको देखने को मिलता है। तो देर आर 3 conditions for the equilibrium of floating body in the following types. Okay, first is stable equilibrium. ठीक, तो when a body is given a smaller angular displacement, ठीक है, tilt slightly, तो अगर हम किसी बॉडी को बहुत कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ठीक है, बाय सम एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक, और वापस अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, ठीक है, ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फोर्स, तो सच कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो बॉडी लिक्विड में डूबा हुआ है पार्शियली और फुली, उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने के बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो वापस अपने जगह पे आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे, उस इक्विलिब्रियम को बोलेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सेकंड क्या होता है
जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के बाद में वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ पाता, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, उस कंडीशन को बोलेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इफ अ बॉडी व्हेन given a smaller angular displacement occupies a new position and remains at rest at this position, so it is said to possess a neutral equilibrium। अब आप क्या बोल रहे हैं कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि हमने उस बॉडी को थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया और वो कुछ नए पोजीशन पे चला गया और वहीं पर रुक गया और उस नए पोजीशन पे ही वो रुक गया, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमने देखा यहाँ पर फ्लोटिंग बॉडीज का, है ना। फ्लोटिंग बॉडी मतलब जो लिक्विड में या फ्लूइड में फ्लोट हो सकता है, तैर सकता है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, डूबने वाली चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, ये नॉर्मल कंडीशन में है और ये डिस्प्लेस्ड कंडीशन है ना। थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पर दिया है, तो इस कंडीशन पे वो इसके इक्विलिब्रियम को शो करता है। एक दूसरा टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज मेटासेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू फ्लोटिंग बॉडीज। तो इफ अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, व्हेन गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसको थोड़ा सा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है इस तरीके से, ये वाले डायग्राम में अगर देखें तो इस स्टार्ट्स ऑक्सीलेटिंग अबाउट सम पॉइंट, ठीक है। तो कई बार हमने देखा होगा जो एक जो खिलौने वाला नाव होता है, अगर हम उसको पानी में थोड़ा सा रखें थोड़ी देर के लिए रेस्ट कंडीशन में, है ना, स्टेबल कंडीशन में, थोड़ा सा उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो वो क्या होता है, अपने पोजीशन से मूव होने लगता है और थोड़ा सा ऑक्सीलेट होने की कोशिश करता है ना, ऑक्सीलेट होता है। तो जिस पॉइंट के अबाउट वो ऑक्सीलेट होगा, ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट होता है, मान लो यहाँ पर हमने पॉइंट एम माना है ना, यहाँ पर क्योंकि इसके मिड पॉइंट से हम लेके चल रहे हैं, तो ये अगर इस पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट हो रहा है, ठीक है, तो दिस पॉइंट अबाउट विच द बॉडी स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग इज कॉल्ड मेटा सेंटर, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटा सेंटर बोलेंगे। तो जिस पॉइंट के अबाउट कोई बॉडी फ्लूइड या लिक्विड में ऑक्सीलेट होती है, ठीक है, हिंदी में जिसको दोलन करता है ना, दोलन जिसको वर्ड बोलते हैं ना, ऑक्सीलेट होना इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीलेट होता है किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, पेंडुलम वॉच जैसे हमने देखा है, तो किसी पॉइंट के अबाउट वो ऑक्सीलेट हो रहा है, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, मेटा सेंटर बोला जाएगा, ठीक है। तो दिस द पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर एम रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर द स्मॉल एंगल ऑफ द टिल्ट थीटा, ठीक है। तो इसमें थीटा का ऑक्सीलेशन, थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया, तो यहाँ पर जो ऑक्सीलेशन हो रहा है वो एम के अबाउट हो रहा है, तो इसी एम को क्या बोलेंगे, हम मेटा सेंटर बोलेंगे, ओके। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। दूसरा चीज इसमें है मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एंड द मेटा सेंटर, ठीक है, इस डायग्राम में अगर हम लोग देखेंगे, इस डायग्राम में या इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब देखिए किसी भी बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, जहां से उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, ठीक। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी मतलब जी, ठीक है, एंड द मेटा सेंटर एम, ठीक है, ये एम हो गया, दैट इज डिस्टेंस जी एम एज शोन इन फिगर बी, ठीक है, इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक हाइट। तो किसी भी बॉडी का मेटा सेंटर हमने डिफाइन किया, किसी भी बॉडी का मेटा सेंटर और उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का जो डिस्टेंस होगा, है ना, इस कंडीशन में जी एम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक हाइट बोलेंगे, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें तीन कंडीशंस आते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल। इस कंडीशन पर अगर इसको अप्लाई करें तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम
द पोजिशन ऑफ मेटा सेंटर एम रिमेन्स हायर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अगर किसी फ्लोटिंग बॉडी में वो स्टेबल कब रहेगा, जब पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर, ठीक है, मेटा सेंटर रिमेन्स हायर देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमेशा जी के ऊपर एम होना चाहिए। ठीक है, तो जी का जो पोजीशन है, ठीक है, एम का पोजीशन जी से ऊपर होना चाहिए, तब उस कंडीशन को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर रिमेन्स लोअर देन जी। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तब उस केस में एम का जो लोकेशन होगा वो जी से नीचे होना। ठीक है, वो जी से नीचे होगा, हो सकता है बिल्कुल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम इसके जस्ट पहले पढ़े हैं। ठीक है, कि जब उसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाता, उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक, तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर एम कोइंसाइड्स विद जी। अगर ये एम और जी एक ही पॉइंट पे आ जाएं, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये होता है कि अगर हम किसी फ्लोटिंग बॉडी को थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो वो एक नया पोजीशन गेन कर लेता है और उसी पोजीशन पे स्टेबल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो उस कंडीशन में एम और जी एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द कंडीशंस। ठीक है, इसके अंदर अलग कंडीशंस हैं, उसको हमने देखा। यहाँ तक क्लियर होगा मेटा सेंटर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके अबाउट कोई बॉडी ऑक्सीलेट करती है उसको बोलते हैं मेटा सेंटर, और किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेटा सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। ओके, आगे देखते हैं, इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर कोई सॉलिड सिलेंडर है जिसका 2 मीटर डायमीटर, 2 मीटर हाइट, फ्लोटिंग इन अ लिक्विड with its axis vertically, if the specific gravity of the material of the cylinder is 0.65, find its metacentric height. ठीक है, state also whether the equilibrium is stable or unstable, ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो कैसे उसको चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, डायमीटर हमको दिया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। ठीक है, और ये इसका डायग्राम है। ठीक, तो डेप्थ ऑफ द सिलेंडर निकालेंगे। डेप्थ कैसे निकालेंगे कि कितने डेप्थ पे वो है, कैसे पता चलेगा हमको, तो 0.65 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है और 2 मीटर इसका टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर है। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो डेप्थ ऑफ द सिलेंडर इन वाटर इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू एच। ठीक है, ये निकल आएगा। अब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक, कैसे निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी कैलकुलेट करने के लिए तो जितना हाइट में वो उसका डेप्थ है उसका आधा हो जाएगा, ओबी का आधा हो जाएगा ये। ठीक, तो ओबी क्या है, ओ से लेके बी तक। ठीक है, ओबी इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से आएगा, जी पॉइंट से यहां तक के हाइट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, तो वो पूरे 2 का हाफ होगा, है ना, जहां तक बॉडी डूबी हुई है उसका हाफ होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी, और जितना टोटल ब्लॉक है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक जो है उसका जो टोटल हाइट है उसका हाफ होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यहां पर हमने निकाल लिया दोनों को। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ओ, ठीक है, ये आ गया, है ना, 2 का आधा, 2 का हाफ हो गया 1। अब हमको क्या निकालना है, यहां से बी एम की वैल्यू निकालना है, बी एम। ठीक है, जिस पॉइंट पे बीजी, सॉरी बीजी निकालना है ना, बीजी तो निकाल लिया यहाँ पर 0.35, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया, ये हो गया, है ना, ये हो गया। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/4 डी पावर 4 और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये भी हमारे पास निकल गया। तो जीएम हमको निकालना है, जीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीएम माइनस बीजी। ठीक है, डायग्राम एक बार देखते हैं। तो बीएम है ना माइनस बीजी, तो टोटल एम पॉइंट है ना मेटा सेंटर से
बी और जी, इन दोनों का डिस्टेंस, और यहाँ से इन दोनों का डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल बी जी निकल आएगा। ठीक है, बी जी निकल आएगा। तो वहां से हम मेजर कर सकते हैं हाइट ऑफ द मेटासेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक हाइट को वहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो आ रहा है 0 माइनस 0.158 आ रहा है। इसका मतलब होता है if negative sign means that the metacenter या metacentric height below the center of gravity, thus the cylinder is unstable equilibrium। ठीक है, तो gm की वैल्यू अगर माइनस में आई, इसका मतलब होगा कि वहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट हो रहा है। अगर वो पॉजिटिव में आया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर वो जीरो आ जाता है इसका मतलब वहां पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को वो शो करता है। ठीक है, ये हो गया कंडीशन इसका। ओके, सो लेट्स सी द हाइलाइट्स ऑफ दैट चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का हाईलाइट देख लेते हैं थोड़ा सा। तो टेंडेंसी ऑफ एन इमर्स्ड बॉडी टू बी लिफ्टेड अप इन द फ्लूइड ड्यू टू एन अपवर्ड फोर्स। ठीक है, अपोजिट टू द सेंटर ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज बॉयंसी। है ना, हमने बॉयंसी देखा क्या होता है। उसके बाद तीन कंडीशन होते हैं फ्लोटिंग बॉडी के, जो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल में होता है कि जब हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो वापस वो अपने जगह पे आ जाता है। ठीक है, वो स्टेबल कहलाएगा। लेकिन वापस जगह पे नहीं आता है तो अनस्टेबल कहलाएगा। और टिल्ट करने के बाद वो नया पोजीशन ले लेता है तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मेटासेंटर, मेटासेंटर क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ बॉडी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो पास होता ही है, बट मेटासेंटर ये होता है कि जिस पॉइंट के अबाउट कोई बॉडी ऑक्सीलेट करती है, ठीक है, फ्लूइड में, उस पॉइंट को बोला जाता है मेटासेंटर। ठीक है, उस पॉइंट को बोला जाता है मेटासेंटर। ठीक, मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड द मेटासेंटर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटासेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है मेटासेंट्रिक हाइट। ओके, और ये एक जनरल एक फॉर्मूला भी होता है मेटासेंट्रिक हाइट निकालने का। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू। ठीक है, जहां पर W1ZL अपॉन WD, ठीक है, इट इज इक्वल टू W1Z अपॉन W10 थीटा। ठीक है, यहाँ पर W1 क्या है, नॉन वेट है जो दिया हुआ वेट, Z है डिस्टेंस थ्रू विच W1 इज शिफ्टेड अक्रॉस द एक्सिस ऑफ द टिल्ट, है ना, और L है डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर एंगल ऑफ टिल्ट निकाल सकते हैं D/L से, tan थीटा इक्वल टू D/L। ठीक, टाइम ऑफ रोलिंग, कितने टाइम पर रोल हो सकता है, वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटासेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट, बॉयंसी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी। ठीक है, ये सब चीज इसमें खत्म होता है। ओके, तो आई होप जो आज का टॉपिक है बॉयंसी एंड फ्लोटेशन, है ना, ये क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।